अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ समरी में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आखिर में लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपना खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा। चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। दफ्तर वाले कह रहे हैं दफ्तर वाले कह रहे हैं अब्बू के प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा रकम नहीं है। अब्बू वक्तन फ़वक्तन कर्जा लेते रहे हैं और पेंशन जारी होने में भी देर लगेगी। इतनी जल्दी पेंशन नहीं मिलेगी। सलमान ने बेहद मायूसी से नफीसा को बताया। वो आज ज़या के दफ्तर उनके वाजिबात के हसूल के लिए गया था। कितनी देर? नफीसा ने बेहद बेचैनी से पूछा। ज़या की वफ़ात को ये दूसरा महीना होने वाला था और जो जमा पूंजी थी वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। कोई सिफारिश हुई तो जल्दी मिलने लगेगी, वरना कई महीने लग सकते हैं। नफीसा का दिल डूबने लगा। कई महीने का क्या मतलब था वो अच्छी तरह समझ सकती थी। इस घर में आमदनी का वाहिद ज़रिया ज़िया की तनख्वाह थी और अब वो नहीं थे तो नफीसा के समझ में नहीं आ रहा था घर कैसे चलेगा। पहले ज़िया के जाने का गम था जिसने उन्हें बेहाल कर दिया था। अब भूख का खौफ था जो उन्हें अधमुआ कर रहा था। घर में पहले ही बेशुमार मसले इकट्ठे हो चुके थे। ज़हरा ज़िया की वफ़ात पर अपने बच्चों समेत आई थी और उसके बाद से वापस नहीं गई थी। नईम और फ़हमीदा ने उसे वापस ले जाने से इनकार कर दिया था। फ़हमीदा ने उन्हें बता दिया था कि वो कहीं नईम की बात तय कर चुकी हैं और अब उसकी शादी की तैयारी कर रही हैं। वो सिर्फ भाई की यकदम वफ़ात की वजह से ज़हरा को तलाक भिजवाने से कुछ झिझक गई थी, वरना वो ज़हरा को तलाक भिजवाने का ही इरादा रखती थी। लेकिन उन्होंने ज़हरा को साफ तौर पर यह बता दिया था कि अगर उसने दोबारा नईम के घर आने की कोशिश की तो वो उसे तलाक दिलवा देंगी। नईम 2 बीवियां रख सकता था, ना ही उसके घर में 2 बीवियों के लिए गुंजाइश थी, और जिस बीवी को वो घर में रखना चाहता था वो अभी आने वाली थी। नफीसा ने ज़िया की मौत के गम के साथ ज़हरा की वापसी को भी जहर के घूंट की तरह पी लिया। जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, उसके साथ 1001 मुसीबतें होती हैं। ज़िया की वफ़ात के कुछ दिन बाद ही रबिया की सास आकर रबिया की मंगनी का सामान वापस कर गई थी। उन्होंने मंगनी तोड़ने की एक ही वजह दी थी कि इमरान रिश्ते पर तैयार नहीं था। वो किसी मॉडल की बहन को बीवी नहीं बना सकता था। नफीसा ने आंसू भरी आंखों से मंगनी का सामान देखते हुए सोचा था कि ज़िया खुशकिस्मत थे जिन्होंने अपनी बेटियों को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देखा था, वरना वो क्या करते, उन पर क्या गुजरती। सब्र से नफीसा ने मंगनी के टूटने को लिया था। उतने ही सब्र के साथ रबिया ने यह दुख बर्दाश्त किया था। उसने एक बार भी नफीसा पर अपने किसी अंदाज से ये जाहिर नहीं किया कि उसे दुख हुआ था। वो माँ की अजियत में इजाफा नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाप की मौत पर ज़ैनी के लिए उसके दिल में जो नफ़रत पैदा हुई थी वो अपनी मंगनी टूटने पर और गहरी हो गई थी। आप फिक्र न करें अम्मी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी, रबिया ने माँ को तसल्ली दी थी। इस वक्त वो सारे ही सलमान के गिर्द इकट्ठे होकर बैठे थे, यूं जैसे वो घर का सरबराह था। मैं भी 1-2 लोगों से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई सेल्समैन की नौकरी तो मिल ही जाएगी, सलमान ने बेचारगी से कहा। उसे अंदाज़ा था कि इस तरह के काम से घर में मौजूद तमाम अफराद के अखराजात नहीं उठाए जा सकते थे। नफीसा ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो सिर्फ उन छोटे मोटे कर्ज़ों को जहन में दोहरा रही थी जो मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों में उसे वापस करने थे। ज़िंदगी क्या चीज़ थी उन्हें पहली बार समझ में आना शुरू हुआ था। बीबी जी, बिजली वाले मीटर काटने आए हैं, मुलाजिम ने उसे इतला दी। वो बेहद चौंक गई। मीटर काटने? क्यों? बिल नहीं दिया इसलिए। तो बिल क्यों नहीं दिया? वो मज़ीद हैरान हुई। जी मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, आपने तो मुझे बिल जमा करवाने के लिए नहीं कहा। ज़ैनी बेड से उठकर बैठ गई। उनको जाकर कहो हम कल बिल जमा करवा देंगे, वो कल आकर चेक कर लें। मुलाजिम खामोशी से बाहर निकल गया। इस वक्त वहाँ बैठे ज़ैनी को पहली बार अपने घर का ख्याल आया। किस तरह चल रहा होगा घर, कौन खर्चा दे रहा होगा। वो बेचैन होने लगी। इतने दिन हो गए और मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि अब्बू के बाद अब। वो उठकर खड़ी हो गई। वो दराज से रकम निकालने लगी। दराज खाली थी। उसने चेक बुक ढूंढना शुरू की, मगर उसे चेक बुक कहीं नज़र नहीं आई। जिस जहनी हालत में वो थी उसमें तो उसे सामने पड़ी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थीं, और ये तो एक छोटी सी चेक बुक थी।
वो पूरा 1 घंटा चेकबुक तलाश करती रही, फिर आखिर चेकबुक मिल गई। उसने एक चेक काट कर मुलाजिम को दिया। ड्राइवर से कहो ये कैश करवा लाए। उसने 7 हिदायत दी। मुलाजिम चेक लेकर गया और चंद ही मिनटों में वापस आ गया। ड्राइवर कह रहा है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। वो उसकी बात पर बेइख्तियार झंझलाई। उससे कहो अपने पास से दिलवा ले, चेक कैश हो जाए तो फिर मैं उसे दे दूंगी। और राशन भी मंगवाना है जी, किचन में सब कुछ ख़त्म हो रहा है। मैंने अपनी जेब से भी पैसे डाले हैं। मुलाजिम ने उसे इत्तला दी। अच्छा, सुन लिया है मैंने। वो मज़ीद झंझलाई और दोबारा औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। ड्राइवर आधे घंटे में बाउंस चेक के साथ एक बार फिर घर में मौजूद था। उसके अकाउंट में चंद 100 रुपये थे और चेक की मालियत हज़ारों में थी। जैनी को शौक लगा, उसने इतनी रकम कहाँ खर्च कर दी। फिर उसे याद आया कि वो पिछले कुछ अरसे से सिर्फ रकम खर्च कर रही थी, कमा नहीं रही थी। घर का एडवांस, गाड़ी के लिए रकम उसने फ़ारान से उधार ली थी, मगर बाकी अखराजात वो खुद ही कर रही थी और अब उसका अकाउंट इम्प्रूव हो चुका था। उसे फ़ारान याद आया। फ़ोन उठाकर उसने फ़ारान को फ़ोन करने की कोशिश की। फ़ोन वन वे था। उसने वार्डरोब खोलकर बहुत दिनों के बाद वहां से अपने लिए एक सूट निकाला और बाथरूम में घुस गई। वो भयानक लग रही थी। आईने में खुद पर पहली नज़र डालते ही उसने एतराफ़ किया। बहुत दिनों के बाद वो आज पहली बार मुकम्मल तौर पर होश में थी, अल्कोहल या एंटी डिप्रेसेंट को इस्तेमाल किए बगैर। और जब वो होश में थी तो उसे एहसास हो रहा था बेहोश रहना कितना मुश्किल था। दुनिया से किनारा कश होने के लिए भी रुपया चाहिए था। वो जिस वक्त फ़ारान के ऑफिस पहुंची वो किसी मॉडल की शूट करवा रहा था। वो उसके ऑफिस में बैठकर कई दिनों बाद पहली बार कॉफ़ी पीने लगी। फ़ारान 2 घंटे के बाद आया था और जैनी पर पहली नज़र पड़ते ही उसने खुदा का शुक्र अदा किया था कि वो बाहर आ गई थी। मुझे पैसे चाहिए कुछ, उसने फ़ारान को देखते ही ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। उसे पता चल गया वो क्यों आई थी। पैसे लेने के लिए काम करना पड़ता है परीजाद। फ़ारान ने दानस्ता उसका दूसरा नाम लिया। काम कर तो रही हूँ मैं, जैनी ने उसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा। फ़िलहाल वो फ़ारान से लड़ने की मुतहम्मिल नहीं थी। जिस तरह का काम तुम कर रही हो उससे पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा गंवाया जाता है। तुम पहले मुझे लेक्चर दोगे या पैसे? जैनी ने उसकी बात काट कर कहा। तुम पहले आईने में अपनी शक्ल देखो और देखो कि तुम मेरे इतनी माह की मेहनत को किस तरह डुबोकर आई हो। फ़ारान ने उसे मलामत की। देख आई हूँ आईना मैं, और लानत भी भेज आई हूँ अपने आप पर। कुछ और? ज़ैनब ने सर्द महरी से कहा। अगर तुम्हें पैसे इसलिए चाहिए कि एक बार फिर तुम घर के उस कमरे में बैठकर शराब में धुत रह सको तो जैनी मैं तुम्हें एक पाई नहीं दूंगा। बेफिक्र रहो, निकल आई हूँ उस कमरे से बाहर, अपने घर भिजवाने हैं पैसे। जैनी ने फिर उसकी बात काटी। मैं चेक काट कर दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन कल से ऑफिस आना है तुम्हें। अभी कुछ दिन लगेंगे शक्ल ठीक होने में। फ़ारान ने चेक काटते हुए बड़बड़ाना जारी रखा। अपना ऐड देखा है? उसे यकदम जैसे ख्याल आया। कौन सा ऐड? जैनी ने चौंक कर उसे देखा। फ़ारान का दिल चाहा अपना सर पीट ले। कितने ऐड किए हैं तुमने जैनी? उसने नाराज़ी से चेक टेबल पर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। देख लूँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जैनी ने चेक पर एक नज़र दौड़ाई और उठकर खड़ी हो गई। आज शाम को पार्लर जाना है तुम्हें, मैं तुम्हारी बुकिंग करवा रहा हूँ। फ़ारान ने फ़ोन उठाते हुए अपनी सेक्रेटरी को हिदायत दी। चली जाऊँगी, जैनी ने मेकानिकी अंदाज में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। उससे कह देना हमें उसके पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो अपना पैसा अपने पास रखे। नफीसा ने बेहद तलखी से ड्राइवर से कहा, जिसने दरवाज़ा खोलने पर एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ाया था। ड्राइवर ने मज़ीद कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नफीसा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन था अम्मी? जहरा ने ड्राइवर को देख लिया था। जैनी ने पैसे भिजवाए थे, मैं तो उसके पैसे पर थूकना भी पसंद नहीं करूं। क्या समझती है वो कि अपने पैसे से हमें ख़रीद लेगी? नफीसा ने बेहद गुस्से के आलम में कहा। हम क्या इतने बेगैरत हैं कि अब उसका पैसा इस्तेमाल करने लगें? वो कहते हुए अंदर चली गईं। जहरा वहीं सहन में खड़ी रही। घर की हालत रोज़ बरोज़ अबतर हो रही थी। उसकी बड़ी बच्ची का स्कूल छूट गया था, क्योंकि ना तो कोई उसे स्कूल ले जाने वाला रहा था, ना ही उसकी फ़ीस के लिए पैसे थे। सलमान ने तालीम छोड़कर कहीं काम ढूंढना शुरू कर दिया था। वो काम ढूंढता, फिर ज़िया के दफ्तर वाजिबात के हसूल के लिए चक्कर लगाता। रबिया को अलबत्ता एक स्कूल में जॉब मिल गई थी, मगर 300 रुपये माहवार की मामूली जॉब घर के अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफ़ी थी।
ऐसे में ज़ैनी की तरफ से आने वाली रकम कम अज़ कम ज़हरा को गैबी मदद के मुतरादिफ महसूस हुई थी, लेकिन वो ये बात घर के किसी दूसरे फ़र्द से नहीं कह सकती थी, क्योंकि फ़िलहाल कोई भी ज़ैनी के हक़ में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने पैसे नहीं लिए। ड्राइवर ने गाड़ी में बैठते ही पिछली सीट पर बैठी ज़ैनी की तरफ लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। वो बहुत देर चुपचाप ड्राइवर का चेहरा देखती रही, फिर उसने शिकस्त खुर्दा अंदाज में वो लिफाफा पकड़ लिया। उस लिफाफे का वापस आ जाना उसके लिए कोई शौक़ नहीं था। फिर भी ज़ैनी को जैसे कोई मौहूम सी उम्मीद थी कि शायद वो किसी तरह लिफाफा रख लें, कोई ज़रूरत, कोई मजबूरी उन्हें मजबूर कर दे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो खाली जहन के साथ गाड़ी से बाहर देख रही थी, और तब पहली बार उसने एक बड़ी सड़क पर लगे हुए बिल बोर्ड पर किसी लड़की का एक बेहद शनासा चेहरा देखा। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, और फिर जैसे एक धमाका उसके जहन में हुआ। वो उसका अपना चेहरा था। वो वही ऐड था जिसका जिक्र फरहान कर रहा था। उसने बेइख्तियार उस बिल बोर्ड से नज़रें हटाईं। उसे लगा था जैसे वो चेहरा उसका मजाक उड़ा रहा था, या जैसे उसे कुछ जताने की कोशिश कर रहा था। बिल बोर्ड गुजर गया, गाड़ी उससे पीछे छोड़ आई थी। ज़ैनी दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी। एक और बिल बोर्ड करीब आ रहा था। उसने एक अजीब सी तलखी अपने अंदर उतरते महसूस की। वो एकदम इंसान से इश्तिहार बन गई थी। ज़ैनी सिगरेट सुलगाने लगी। वो फ़िलहाल और कुछ नहीं कर सकती थी। फ़िलहाल दौलत से ख़रीदे जाने वाली सिर्फ यही एक चीज़ थी जो उसके काम आ रही थी। वो अब सिगरेट के कश लगाते हुए सोच रही थी कि अपने पास दाएं सीट पर पड़े एक लिफाफे के अंदर मौजूद नोटों को अपने घर वालों के लिए रिस्क बनाने के लिए वो क्या करे। बहुत दिनों बाद वो होशो हवास में उस रात जागी थी, और सारी रात जागी थी। अपने बेडरूम के सोफे पर बैठकर पानी के एक गिलास को हाथ में लिए वो पानी के इस गिलास में अपनी ज़िंदगी देखती रही। उसे पछतावा नहीं था ज़िंदगी में वहाँ चले आने का जहाँ वो इस वक्त थी। रेत के रास्ते से ना गुजर कर आती तो पछताती, लेकिन सिर्फ एक शौक़ था जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी। ज़िया से उसकी आखिरी मुलाकात की बातें याद कर रही थी। बाप का इस तरह बिलक बिलक कर रोना उसने ज़िंदगी में नहीं देखा था, और वो जानती थी बाप उसके लिए रो रहा था, और उसे उस वक्त बाप को रोते देखकर कुछ महसूस नहीं हुआ था। कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई रंज नहीं। एक अजीब सी बेहिसी थी जिसने तब उसके होशो हवास को अपने हसार में लिया हुआ था। बेहिसी या कोई शिकायत थी जो उसके दिल से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब जब ज़िया नहीं थे तो उसे लग रहा था जैसे कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी ज़िंदगी से शिराज चला गया था तो दुनिया उसके लिए खाली हो गई थी, और ज़िया चले गए थे तो वो खाली हो गई थी। पहले बाहर कुछ नहीं था, अब अंदर भी कुछ नहीं था। उस रात वहाँ अपने कमरे में बैठकर उसने अपनी उंगली की पोरों पर अपने खूनी रिश्तों को गिनना शुरू किया। आखिर कौन था जो अब भी उसका था? कोई एक भी नहीं। माँ, बहनें, भाई, और उसने दोस्तों को गिनना शुरू किया। उंगलियों की पोरें एक बार फिर खाली रहीं। दुनिया में अब कोई नहीं था जिसे वो अपना दोस्त कह सकती। रमशा भी नहीं। उसने मोहब्बत को नहीं गिना, वो उसकी ज़िंदगी में थी ही नहीं। और दौलत, उसने अपने असासे गिनने की कोशिश की। दौलत के नाम पर भी उसके पास कुछ नहीं था। किराए का घर, पुरानी गाड़ी, फरहान के चंद नौकर। अगर वो पैसे के लिए यहाँ आई थी तो पैसा कहाँ था? क्या इस तरह पैसा बनाना था उसे कि वो 4 दिन घर बैठती तो बिजली कटने की नौबत आ जाती और उसे फरहान के सामने जाकर हाथ फैलाना पड़ता? ये वो पैसा नहीं था जो वो चाहती थी, और ये इस तरह का पैसा नहीं था जो उसे चाहिए था। तो फिर उसे क्या चाहिए था और कितना चाहिए था? कम से कम पोरों से शुरू होकर पोरों पर ख़त्म हो जाने वाला नहीं चाहिए था। तबरेज़ पाशा और अनवर हबीब ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों की नज़रों में सताइश थी। कमरे में दाखिल होकर टेबल की दूसरी तरफ बैठने वाली लड़की स्क्रीन पर ऑडिशन की टेप देखते हुए उन्हें जितनी खूबसूरत लगी थी, हकीकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने तो आपको पहली बार बिल बोर्ड पर देखते ही तय कर लिया था कि पाशा प्रोडक्शंस की अगली हीरोइन आप होंगी। कई हफ्ते लगे मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करने के लिए और फिर ऑडिशन के लिए बुलवाने के लिए। ज़ैनी ने एक मुस्कुराहट के साथ सारी बातें सुनी थी।
3 दिन पहले अनवर हबीब ने उसका ऑडिशन लिया था और आज वो वहाँ बैठी थी। शोबिस में किस तरह आई? तबरेज़ पाशा ने उससे पूछा। वो जानना चाहता था बाज़ार हुस्न के किस घराने से उसका ताल्लुक़ था, और अगर वो लाहौर से नहीं थी तो फिर किस इलाके के बाज़ार से आई थी। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, झंग। इस चीज़ का आपकी फ़िल्म से क्या ताल्लुक़ है? ये कुछ गैर ज़रूरी सवाल नहीं है। तबरेज़ पाशा ने अपने पूरी फिल्मी कैरियर में एक फ़िल्म में पहली दफ़ा काम करने की ख्वाहिशमंद हीरोइन से इस तरह की बात नहीं सुनी थी। या तो उसे पाशा प्रोडक्शंस का पता नहीं था या तबरेज़ पाशा का। यहाँ मेज़ की दूसरी तरफ बैठकर हीरोइन बनने की ख्वाहिशमंद अदाकाराएं पहले पाशा प्रोडक्शंस के गुन गाती, फिर तबरेज़ पाशा के, और वो उससे कह रही थी कि वो गैर ज़रूरी सवाल कर रहा था। अनवर हबीब और तबरेज़ पाशा के दरमियान पहले नज़रों का तबादला हुआ, फिर मुस्कुराहटों का। जैनी ने दोनों चीज़ों को नोटिस किया, मगर वो लापरवाही से सिगरेट पीती रही। डांस आता है आपको? इस बार तबरेज़ ने सवाल बदल दिया। नहीं, लेकिन मैं सीख लूँगी, जैनी ने कहा। गुड, तबरेज़ ने इत्मीनान से कहा। उसे यकीन था वो झूठ बोल रही थी। ये मुमकिन नहीं था कि अदाकारी की ख्वाहिशमंद लड़की को डांस के बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन उसके झूठ सुनने में मज़ा आ रहा था। ठीक है, कल कॉन्ट्रैक्ट आपके घर पहुंच जाएगा, आप साइन करके भेज दें। तबरेज़ पाशा ने चंद सेकंड्स में तय किया। उसका ख्याल था वो कम अज़ कम अब एहसान मंदी का इजहार करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। जैनी ने सिगरेट के पैकेट से एक और सिगरेट निकालते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट भिजवाने से पहले ज़रूरी है कि हम माली मामलात को तय करें। आज तबरेज़ पाशा और अनवर हबीब की ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश दिन था। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई लड़की इन दो बड़े नामों के सामने बैठकर साइन कर लिए जाने पर एहसान मंदी के इजहार के बजाय माली मामलात तय करने की बात कर रही थी। या तो वो बेवकूफ़ थी या अनजान, और या फिर वाकई उसका ताल्लुक़ उसके किसी घराने से नहीं था, वरना उसे पता होता कि लड़कियां पाशा प्रोडक्शंस जैसे इदारों की फिल्में कास्ट करने के लिए पैसे नहीं लेती थी, पैसे और तोहफे देती थीं, डायरेक्टर को भी और प्रोड्यूसर को भी। और ये बहुत बाद में होता कि ये इदारे किसी हीरोइन को पैसे देना शुरू करते। ये फिल्म इंडस्ट्री का अनकहा कानून था। अदाकाराएं फिल्म्स मुआवजे से अमीर नहीं होती थीं, वो फिल्म से हासिल होने वाली शोहरत को सियासतदानों, बिजनेसमैन और दूसरे मर्दों को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल करके अमीर होती थीं। तबरेज़ और अनवर हबीब को यकदम उसमें बेहद दिलचस्पी पैदा हो गई थी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि पाशा प्रोडक्शंस की हीरोइन बनना ही किसी लड़की के लिए एजाज़ की बात है। तबरेज़ ने बिल आखिर उसके लिए तुम का सीगा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी इदारे के लिए आपका इस्तेमाल करते हुए उसकी ज़ुबान बल खाने लगती थी। ये पाशा प्रोडक्शंस के लिए एजाज़ की बात है कि परिजाद उनके लिए काम कर रही है, जैनी ने उसी अंदाज में कहा। परिजाद को फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता, अनवर हबीब ने मुदाखलत की। पहली फिल्म रिलीज़ होते ही पूरा पाकिस्तान जानने लगेगा। जैनी के अंदाज में इस बार भी तब्दीली नहीं आई। चलो ठीक है, टोकन मनी देंगे हम तुम्हें 50,000, और पिछले 15 सालों में हमारा इदारा किसी नई हीरोइन को इतनी टोकन मनी पहली बार किसी नई हीरोइन को इतनी टोकन मनी देगा। तबरेज़ पाशा ने बात ख़त्म करते हुए कहा। उसे परिजाद पसंद आई और उसने उसके लिए फेवर करने में तामुल नहीं किया था। इस सूरत में मेरा ख्याल है कि मैं आपकी फ़िल्म में काम नहीं कर सकती। आप टोकन मनी का एजाज़ किसी दूसरी लड़की को दे दें। आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, बाय। उसने सिगरेट का पैकेट एक हाथ में लिया, बैग दूसरे हाथ में, और चंद लम्हों में उठकर कमरे से बाहर थी। कमरे में 2 अफराद थे, मगर दोनों सकते में थे। ये कैसे हो सकता था कि कोई लड़की तबरेज़ पाशा और हबीब के साथ फिल्म से इनकार करके उनसे इजाज़त लिए बगैर उठकर चली जाएगी, मगर परिजाद टोकन मनी समेत इस साल की सबसे बड़ी फिल्म उनके मुंह पर मार गई थी। फरहान ने शोबिज़ न्यूज़ का सफ़ा खोलते हुए जूस का गिलास उठाया और फिर गिलास उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसके पाँव के नीचे से जैसे इस वक्त ज़मीन निकल गई थी। शोबिज़ के सफ़हात में सबसे बड़ी खबर पाशा प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म की तकरीब के हवाले से थी, और परिजाद सफ़ीर खान तबरेज़ पाशा अनवर हबीब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। वो नाश्ता छोड़कर आ गया था। उसका दिल चाह रहा था वो जाकर परिजाद का गला अपने हाथों से दबा दे। इस फिल्म को साइन करने का मतलब फरहान की एडवर्टाइजिंग एजेंसी को डबो देना था, और वो डबो रही थी।
कोई और हालात होते तो वो उसे फ़ोन करता, मगर इस वक्त वो अंधाधुंध गाड़ी चलाकर उस तक पहुंचा था। उसे यकीन था वो इस वक्त शूट के लिए निकलने की तैयारी कर रही होगी, और अगर वो उसको तो उन दोनों की मुलाकात अगर वो वहाँ तक ना पहुँचता तो उन दोनों की मुलाकात ऑफिस या स्टूडियो में होती। उसका अंदाज़ा ठीक था, वो वाकई शूट के लिए तैयार थी और लाउंज में किसी से सेल फोन पर बात कर रही थी जब फरहान आंधी तूफान की तरह लाउंज में दाखिल हुआ। जैनी को उसकी इसी किस्म की आमद की तवक्को थी, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी सुबह उसके घर पर आ धमकेगा। उसने बड़े इत्मीनान के साथ फ़ोन बंद कर दिया। तुम किस तरह कर सकती हो ये मेरे साथ? फरहान उसे देखते ही उस पर धाड़ा था। क्या? जैनी ने कमाल बेनियाजी से पूछा। फिल्म साइन कर ली है तुमने? वो गुर्राया। ओ अच्छा, उसकी बात कर रहे हो? हाँ, उसने बेहद इत्मीनान से फ़ोन रखते हुए कहा। तुम जानती हो 5 साल तक तुम किसी और के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। कोई ऐड, कोई टीवी सीरियल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में है ये सब कुछ। जैनी सोफे पर बैठ गई। और 1 साल तक तुम इस मल्टीनेशनल कंपनी के अलावा किसी दूसरे के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, और तुम साइन कर रही हो फिल्म? वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी। वो इसी तरह चिल्लाया। और मैं यही चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद काम नहीं कर सकती। उसका अंदाज इतना सरसरी था जैसे वो उसे बता रही हो कि वो उसके साथ चाय नहीं पी सकती। फरहान को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ये वो लड़की थी जिस पर उसने इनायात की भरमार कर दी थी, जिसे उसने चंद महीनों में पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स के बराबर ला खड़ा किया था, और वो एहसान फरामोशी की सारी हदें तोड़ रही थी। तुम्हें अगर मुआवजे के सिलसिले में कोई शिकायत हैं तो? उसने फौरी तौर पर अपने लहजे में तब्दीली लाई। जैनी ने इस तेज़ रफ्तारी के साथ उसकी बात काट दी। नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, और नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, फरहान ने उसे धमकाया। वरना तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। कोई दूसरी मॉडलिंग एजेंसी तुम्हें साइन नहीं करेगी, काम नहीं देगी। फिर ठीक है, तुम मुझे कोर्ट में ले जाओ, बाकी मामलात हम वहीं तय कर लेंगे। और जहाँ तक एजेंसी के ना मिलने का ताल्लुक है, तो मैंने सोचा है मैं अब एक्ट्रेस बनूंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है मुझ में एक्टिंग का बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अब एक सिगरेट सुलगा रही थी और एक सुलगा लेने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए थी। तुम एहसान फरामोश हो, बेहद एहसान फरामोश, उसने दांत पीसते हुए कहा। शोबिज़ में एहसान नहीं होता, काम होता है। पहले मुझे तुमसे था, अब नहीं है। तुम सब मॉडल्स की एक ही ज़ात होती है, बदज़ात। फरहान खुद पर काबू नहीं रख पाया था। अगर ये टिप ऑफ द डे है तो मैं इसे याद रखूंगी, और अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है तो इसके लिए मैं तुम्हें दाद देती हूँ, लेकिन इस फ़िलॉसफी में सिर्फ मामूली तरमीम की ज़रूरत है। मॉडल्स के साथ भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के मालिकान भी नाम लेना चाहिए। इससे तुम्हारी फ़िलॉसफी ज़ाती तजुर्बा नहीं लगेगी। वो अपना बैग उठाकर अब वहाँ से जा रही थी। उसने कहा था वो उसे बहुत रुलाएगी। वो अपने पहले वादे पर हर्फ ब हर्फ पूरी उतरी थी। तबरेज़ पाशा ने जैनी के अपने ऑफिस से निकलने के चंद सेकंड्स के बाद ही उसके पीछे बंदा दौड़ा दिया था। वो जब दूसरी बार कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का माहौल तब्दील हो चुका था। तबरेज़ पाशा और हबीब अब मुस्कुरा रहे थे। उनके अंदाज में पहले वाली रऊनत नहीं थी। वो फिल्मी लड़की नहीं थी। वो हथकंडों से उसे काबू नहीं कर सकते थे, ये उन्हें अंदाज़ा हो गया था। तुम कितना मुआवजा चाहती हो? तबरेज़ पाशा ने उसके बैठते ही पूछा। 5 लाख, जैनी ने बेहद संजीदगी से कहा। तबरेज़ पाशा ने पहले कहकहा लगाया और फिर वो हंसते हुए अनवर हबीब अलबत्ता मुस्कुराता रहा। तुम्हें पता है इंडस्ट्री की सबसे टॉप एक्ट्रेस शम्सा इस वक्त कितना मुआवजा ले रही है? 3 लाख रुपए, और इस 3 लाख रुपए के पीछे 13 सालों की मेहनत है। तबरेज़ पाशा ने बेहद महजूज होते हुए जैसे उसे बताया। मैं किसी मेहनत का मुआवजा नहीं मांग रही, मैं तो उस बदनामी की कीमत को कुछ काबिल कबूल बनाना चाहती हूँ जो एक फिल्मी अदाकारा का लेबल मुझे देगा। उसके जुमले ने तबरेज़ पाशा और अनवर हबीब के चेहरे से मुस्कुराहटों को गायब कर दिया था। वो वाकई अजीब थी। उन्होंने इस तरह की बेधड़क और बेलिहाज बातें करने वाली कहाँ देखी थी। इस लेबल से सिर्फ बदनामी नहीं कमाओगी, करोड़ों रुपया भी कमाओगी। इस बार तबरेज़ पाशा ने बगैर किसी लिहाज के कहा। इसीलिए आपसे सिर्फ 5 लाख मांग रही हूँ, 5 करोड़ नहीं।
इस बार अनवर हबीब ने कहकहा लगाया था और तबरेज़ पाशा सिर्फ मुस्कुराया था। लेकिन टेबल के दूसरी तरफ बैठी हुई लड़की उन दोनों को देखकर उन दोनों को ही अच्छी लगी थी। वो इन औरतों से मिलते रहे थे जो मेकअप के तमाम लवाजमात से खुद को आरास्ता किए पलकों और काजल और आईलाइनर की लकीरों के साथ मर्दों के दिलों में उतरने की कोशिश करती थीं। उनमें किसी अमीर मर्द के लिए शेरनी के अलावा और कुछ नहीं रखती थीं और वो मर्द अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उस शेरनी की मिकदार में और इजाफा हो जाता था। और सामने बैठी हुई लड़की के लहजे में मिठास के अलावा सब कुछ था। और मिठास क्यों नहीं थी? गरूर की वजह से या बेनियाजी की वजह से? ये वो सवाल था जिसके जवाब को जानने में तबरेज़ पाशा और अनवर हबीब को दिलचस्पी पैदा हो रही थी। ठीक है, 5 लाख ही देंगे हम तुम्हें। और कुछ? तबरेज़ पाशा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, और कुछ नहीं। तबरेज़ पाशा का अगर ये ख्याल था कि वो और कुछ का सुनते ही कुछ और फरमाइशें भी करेगी तो एक बार फिर ये गलत साबित हुआ था। वो हीरोइंस के मुंह फाड़ कर फरमाइशें करने और उन्हें पूरी करने का आदी था। सामने बैठी हुई लड़की उस बाजार से नहीं थी, उन्हें यकीन आ गया और साथ ही तशवीश हुई थी। अगर उसे वाकई डांस नहीं आता था तो ये एक बहुत बड़ा मसला था, सिर्फ उसके लिए नहीं, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। जो क्लास पाकिस्तान में सिनेमा जाती है वो सिर्फ हीरोइन को नाचता देखने के लिए जाती है। उसकी खूबसूरती, उसका जिस्म, उसकी एक्टिंग सब सानवी हैसियत रखती थी। और परिजाद ने बता दिया था उसे डांस नहीं आता था, जिसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री की ज़ुबान में था कि हीरोइन लंगड़ी है। तबरेज़ पाशा ने इस खदशे का इजहार परिजाद से नहीं किया, उसके जाने के बाद अनवर हबीब से किया, जिसने बड़ी लापरवाही के साथ कहा, उसने कहा है वो सीख लेगी तो मुझे यकीन है वो सीख लेगी। जो तबरेज़ पाशा जैसे आदमी से 5 लाख ले सकती है वो डांस भी सीख सकती है। वो तो बहरहाल आसान काम है। तबरेज़ पाशा उसकी बात पर हंस पड़ा था। अनवर हबीब ने दूसरे दिन से ही फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर डांस डायरेक्टर को परिजाद के घर डांस सिखाने पर मामूर कर दिया था। अगरचे उसने तबरेज़ पाशा की बात को उस वक्त लापरवाही से नज़रअंदाज कर दिया था, मगर वो जानता था तबरेज़ का अंदेशा बिल्कुल ठीक था। मसला सिर्फ डांस का नहीं था, उस डांस का था जिस पर सिनेमा हॉल में बैठे मर्द नाचते। और परिजाद उस बाजार से होती तो वो मर्दों की नब्ज़ को जानती। अब बाजार से नहीं थी तो उसको सब कुछ सिखाना पड़ना था। अनवर हबीब को उस वक्त एहसास होने लगा था वो सब परिजाद को इस साल की सबसे महंगी फिल्म में कास्ट करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले चुके थे। कैसी लगी है आपको आज की एपिसोड ज़रूर बताना यार, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए ही तो एपिसोड्स अपलोड करती हूँ, नए ज़बरदस्त नावल लाती हूँ, तो आपका यार सपोर्ट करना बनता है, हक बनता है यार आप लोगों का। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें यार, और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के बताएं कि आपको कैसा लगा है ये नावल। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।